हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिन दो शॉर्ट टॉपिक्स के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है सबसे पहले राइट टू बी फॉरगॉटन, और राइट टू बी फॉरगॉटन के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है, उसके बारे में। उसके बाद पहले लेक्चर के बाद जो सेकंड पार्ट होगा आज के वीडियो का, वो बेसिकली होगा हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नई पोर्टल लॉन्च की है जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। और ये पोर्टल है जो हमारे इमिग्रेंट लेबर्स हैं उनके बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के लेक्चर का पहला पार्ट जो है राइट टू बी फॉरगॉटन और दिल्ली हाई कोर्ट के इस पे क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं। सबसे पहले ये न्यूज में हाल ही में क्यों बना रहा। अभी पिछले हफ्ते ही दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली अपहेल्ड किया है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी पूरा कवर करता है राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू बी लेफ्ट अलोन। मतलब राइट टू प्राइवेसी एक ओवर आर्किंग बेसिकली फंडामेंटल राइट है किसी भी इंडियन सिटीजन का, और उसमें उसको यह भी अधिकार है, यह भी राइट है कि अगर वो चाहे तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो वेबसाइट हो, ऑनलाइन पोर्टल्स हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ साथ और भी जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें से उसको पूरी तरह हटा दिया जाए, उसको भुला दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं नहीं चाहता मुझसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो, तो राइट टू बी फॉरगॉटन बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट होगा दोस्तों। और उसके अलावा राइट टू बी लेफ्ट अलोन, राइट टू बी लेफ्ट अलोन मतलब कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, मेरी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाए, मेरी इंफॉर्मेशन को पब्लिक बिल्कुल नहीं किया जाए, और सिर्फ उतनी ही और वही इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में हो जिसका अप्रूवल, स्वीकृति मैं स्वयं पर्सनली दूं दोस्तों। यह कहानी शुरुआत कैसे हुई इस दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट की? तो जुलाई के महीने में आशुतोष कौशिक, जिन्होंने बेसिकली टीवी रियलिटी शो विन किया 2008 में बिग बॉस और उसके बाद MTV रोडीज 5.0, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मेरे जो वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इन सभी को हटवा दिया जाए इंटरनेट से। और ये उन्होंने अपना अधिकार मांगा राइट टू बी फॉरगॉटन राइट के अंडर दोस्तों। और जब उन्होंने प्ली दी दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी प्राइवेसी, ये दोनों लॉ बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि राइट टू लाइफ के बारे में है, आपको जीवन का अधिकार है। तो राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट टू बी लेफ्ट अलोन, ये तीनों सेक्शन 21, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बेसिकली नोटिस इशू किया है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके जितने भी पोस्ट हैं, वीडियोस हैं, आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे, उन सभी को क्यों ना हटा दिया जाए। जब व्यक्ति खुद नहीं चाहता कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेवजह इंटरनेट पे, सोशल मीडिया साइट्स एक्सेट्रा पे अवेलेबल रहे, तो कोई उसके साथ कैसे जबरदस्ती कर सकता है कि नहीं उसकी इंफॉर्मेशन को इन चीजों पे रखा जाए। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लॉ सूट फाइल किया गया जुलाई के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट में बाय आशुतोष कौशिक, क्या एक्चुअली इसका बैकग्राउंड रहा। जो ये एक्टर हैं, इन्होंने कहा कि मुझे राम गोपाल वर्मा स्टूडियोज ने अप्रोच किया एक वेब सीरीज के लिए, और उस वेब सीरीज में मुझे रोल देने के लिए उन्होंने कहा कि आपको लीड रोल दिया जाएगा इस वेब सीरीज में, उसके लिए आपको एक वीडियो ट्रेलर या ऑडिशन देना होगा। और ये जो ट्रेलर वीडियो बेसिकली बनाया, इसमें कुछ इस तरह का शूट उनसे करवाया गया जो शायद कॉम्प्रोमाइज्ड एक्सप्लिसिट न्यूड सीन्स, जिसमें फ्रंटल न्यूडिटी बेसिकली बहुत क्लियर रही। उसके बाद ये जो वेब सीरीज उनको प्रॉमिस की गई, ये वेब सीरीज आगे डेवलप नहीं हो पाई, कभी प्रोड्यूस नहीं हो पाई। और जो ये एक्टर हैं, दिसंबर 2020 में इन्होंने देखा कि वो वीडियोस जो ट्रेलर और ऑडिशन के रूप में इनसे शूट करवाए गए थे, इस प्रॉमिस के साथ कि आपको वेब सीरीज में लीड रोल दिया जाएगा, वो इनके अप्रूवल के बिना, इन स्वयं के ऑथोराइजेशन के बिना, इनकी स्वीकृति के बिना जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे अपलोड कर दिए।
और ये बात इन एक्टर को अच्छी सही नहीं लगी। उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रोड्यूसर से कि आप अपने यूट्यूब वीडियो और अपने बेसिकली वेबसाइट से मेरे फोटोज वीडियोस को आप हटा लें। प्रोड्यूसर ने उसका रिस्पेक्ट किया, वो सभी चीजें उन्होंने अपने यूट्यूब से और इंटरनेट से हटा ली। लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस पूरे प्रकरण में निकल कर आया कि ये तो एक अच्छी बात रही कि इनको समय रहते पता चल गया, और जब प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट किया गया उन कंटेंट को हटाने का, उन्होंने उसको ऑब्लाइज किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको खुद को भी ना पता हो, वो इंटरनेट पे या अलग अलग सोशल साइट्स पे फ्लोट कर रही हो। और यह भी हो सकता है कि आपकी नॉलेज में आने के बाद कैसे उसको वहां से हटवाया जाए, क्योंकि अभी रूल्स प्रिस्क्राइब नहीं है, तो यह फ्रेमवर्क क्लियर नहीं है कि अगर कोई अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी लेफ्ट अलोन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ के तहत कैसे उसमें प्रोसीड करे दोस्तों। और इस वजह से हालांकि प्रोड्यूसर ने रिक्वेस्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन हटा ली, लेकिन जितने दिन वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे रही उसके बाद इनको लगातार कॉल्स आते रहे, लोगों ने इनको मैसेज करना शुरू कर दिया, इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, इनकी रेपुटेशन बेसिकली डैमेज भी उसमें पूरे में हुई। और इसी चीज को इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रेजेंट किया कि जो मेरी प्राइवेसी थी उसको इन्फ्रिंज किया गया है कि मुझसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मुझसे बिना पूछे कोई अपलोड कैसे कर सकता है। अच्छा, कोर्ट का इसमें क्या कहना है? कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू बी लेफ्ट अलोन, राइट टू बी फॉरगॉटन है, जो प्लेंटिफ है जिन्होंने ये लॉसूट फाइल किया है, वो एंटाइटल्ड हैं कि कोई भी स्ट्रेंजर हो, अनोनिमस कॉलर्स हो, उनसे हर व्यक्ति की बेसिकली प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। जस्टिस आशा मेनन ने ऑब्जर्व किया है कि जो एक्सप्लिसिट वीडियोस हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं, उनका क्लियर इंपैक्ट पड़ता है किसी की भी रेपुटेशन पे। हो सकता है उन्होंने किसी पर्टिकुलर पर्पज से उन शूट को बेसिकली किया हो, लेकिन जब उनका ऑथराइजेशन नहीं है उनको किसी चीज पे पब्लिश करने का, तो कैसे कोई बिना उनके ऑथराइजेशन के इसको पब्लिश कर सकता है। और जस्टिस आशा मेनन ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच है, उन्होंने पहले से ही राइट टू प्राइवेसी के बारे में कहा है कि राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू बी लेफ्ट अलोन इनहेरेंट एस्पेक्ट्स हैं राइट टू प्राइवेसी के, और राइट टू प्राइवेसी फॉल करता है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वजह से जो सर्कमस्टांसेस दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे केस के देखे, उसमें क्लियरली कहा कि जो प्लेंटिफ है, जो शिकायत करता है, उसके पास पूरा राइट है, अधिकार है कि ही हैज और शी हैज द राइट टू बी लेफ्ट अलोन और राइट टू बी फॉरगॉटन। दोस्तों, तो ये तो बात होगी इस पर्टिकुलर केस की, ये बात होगी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की। लेकिन इंडिया में अगर हम इन जनरल देखें कि राइट टू बी फॉरगॉटन का लीगल स्टेटस क्या है, तो राइट टू बी फॉरगॉटन बेसिकली माना जाता है इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी का एक सबसेट। और कोशिश यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की कोशिश कर रहा है, जो अभी तक पार्लियामेंट ने बेसिकली पास नहीं किया है, उसमें इन सभी एस्पेक्ट्स को एड्रेस किया जाएगा। इनफैक्ट 2017 में राइट टू जो प्राइवेसी है वो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है एक लैंडमार्क जजमेंट में, कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 से डिराइव करता है अपनी पावर राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी के साथ राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू बी लेफ्ट अलोन के बारे में अब डिबेट शुरू हो गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के इस लैंडमार्क जजमेंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर किया, कहा है कि राइट टू प्राइवेसी किसी भी व्यक्ति के लिए जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का राइट फंडामेंटल राइट दिया है, उसी में जो लिबर्टी, लाइफ विद डिग्निटी का प्रोविजन है, उसके एम्बिट में राइट टू प्राइवेसी भी आता है। और जो फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली एनविसेज किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, उसमें आज के जमाने को देखते हुए राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, और गवर्नमेंट इसको बेसिकली लाने की कोशिश कर रही है ताकि एक लीगल क्लियर फ्रेमवर्क मिल सके
सभी सिटीजन्स को, पूरे देश को। यह बिल बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में ऑन December 11, 2019। और इस बिल का एम है कि यह प्रोविजंस लेआउट करेगा सभी के पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। जो ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसका क्लॉज 20 अंडर चैप्टर 5 क्लियरली कहता है, जिसका नाम है राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल। उसके अलावा राइट टू बी फॉरगॉटन इस बिल के अंदर एक्सप्लिसिटली क्लियरली मेंशन किया गया है। इसमें यह भी कहा है कि जो डेटा प्रिंसिपल होगा, उसके हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास राइट होगा, अधिकार होगा कि वो चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मेरे बारे में 10 तरह की इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ ये 4 तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक में रहे, इंटरनेट पे रहे। और अगर वो चाहें तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से हटा सकते हैं। और ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन, जिसका प्रोविजन द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में बेसिकली इनबिल्ट है, यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति फ्री है, राइट होगा उसके पास कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को डीलिंक कर सके, लिमिट कर सके, डिलीट कर सके, करेक्ट कर सके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, जो कि डेटा फिड्यूशरीज के पास है। डेटा फिड्यूशरीज का मतलब है ऐसे लोग जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज किया जाए उसको प्रोसेस करते हैं। और ये डेटा फिड्यूशरीज स्टेट भी हो सकते हैं, मतलब सरकार भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, या कोई जुडिशियल एंटिटी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो उनके पास जो इंफॉर्मेशन बेसिकली शेयर्ड है, उसके बारे में इंडिविजुअल्स के पास राइट्स आ जाएंगे बिल पास होने के बाद। आप चाहे तो डीलिंग कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। और क्या वो प्रोविजंस हैं जिनके तहत ये पूरा मैकेनिज्म बेसिकली कैरी आउट किया जाएगा? तो इसके लिए इस बिल में प्रोविजन है कि एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको डीपीए कहा जाएगा, उसको सेटअप किया जाएगा। और उसमें एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कि कोई भी व्यक्ति चाहता है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझसे रिलेटेड ये 50 तरह के वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल ना रहें, मैं अपनी रिक्वेस्ट दूंगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, जो कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर काम करेंगे। वो आपकी रिक्वेस्ट को स्क्रूटिनाइज करेंगे कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आप हटाना चाह रहे हैं, क्यों हटाना चाह रहे हैं, क्या सेंसिटिविटी है, क्या स्केल ऑफ डिस्क्लोजर है, डिग्री ऑफ एक्सेसिबिलिटी है जो आप रिस्ट्रिक्ट करवाना चाह रहे हैं। उसके अलावा डेटा प्रिंसिपल जो होंगे पब्लिक लाइफ में और नेचर में, इन सभी को क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद जो ये एजुकेटिंग ऑफिसर हैं, ये फाइनल जजमेंट पास करेंगे। और उसी के बेसिस पे राइट टू बी फॉरगॉटन, या आपकी पर्सनल डेटा प्राइवेसी, या फिर राइट टू बी लेफ्ट अलोन, राइट टू प्राइवेसी, इन सभी को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, अब ये तो बात हो गई इंडिया की। मुझे पता है आप सभी को इंटरेस्ट होगा कि इंडिया के बाहर दूसरे कंट्रीज में अभी किस तरह की सिचुएशन है। तो सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, उसने साफ कहा है कि ये जो डिबेट है पूरी राइट टू बी फॉरगॉटन, एक्चुअली ये स्टार्ट हुई 2014 में, जब कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन CJEC, इन्होंने 2014 में स्पेनिश कोर्ट को बेसिकली डायरेक्टिव दिया कि आप राइट टू बी फॉरगॉटन के इस केस को एग्जामिन करें। और जो केस उनके पास गया, उसमें मारियो कोस्टेजा गोंजालेस ने कहा कि गूगल सर्च रिजल्ट पे जब भी मेरा नाम डाला जाता है तो मेरे घर की जो ऑक्शन है, नोटिस है, मतलब मुझे अपना घर बेचना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बार बार गूगल शो करता है। ये घर मैं पहले ही बेच चुका हूं, लेकिन फिर भी गूगल के अंदर वो मेरे से संबंधित, मुझसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, आज भी उस इंफॉर्मेशन को गूगल लगातार दिखाता रहता है। और इस वजह से आज भी लोग मुझे कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको अपना घर अभी भी बेचना है। मैं चाहता हूं कि यह इंफॉर्मेशन अब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल ना रहे। और उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट दिया गया बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन और स्पेनिश कोर्ट ने। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली कहा कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, हम अपने सभी कंट्रीज, जिसमें 28 कंट्रीज हैं, 28 मेंबर्स का ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, उन सभी को बेसिकली देंगे। और इसीलिए यूरोप ने यूरोपियन यूनियंस जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको GDPR भी कहा जाता है, 2018 में इनेक्ट किए। और ये जो GDPR हैं, यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस,
इनके तहत इसकी वेबसाइट में कहा गया है कि जो रिसाइटल्स हैं 65 एंड रिसाइटल 66, उसके साथ आर्टिकल 17 जो इस रेगुलेशंस में है, ये अलाउ करते हैं यूरोपियन यूनियन के रेजिडेंट्स को या इंडिविजुअल्स को या सिटीजन्स को राइट टू बी फॉरगॉटन का राइट। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के हाईएस्ट कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया 2019, जिन्होंने यह कहा कि जो ये राइट टू बी फॉरगॉटन है, जिसमें EU GDPR बेसिकली क्लियरली डिफाइन करता है सभी के लिए राइट टू बी फॉरगॉटन, ये यूरोप में तो एप्लीकेबल होगा लेकिन यूरोप के बाहर नहीं। इसमें बेसिकली गूगल की जीत मानी गई, क्योंकि गूगल का कहना था कि यूरोपियन यूनियन का जो मैंडेट है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर होना चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन मान लीजिए इंडिया में स्टोर्ड है या यूएस में स्टोर्ड है या चाइना में स्टोर्ड है, यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशंस उस इंफॉर्मेशन को कैसे डिलीट करवा सकते हैं। जो आज का स्टेटस है, यूरोपियन यूनियन में राइट टू बी फॉरगॉटन कोर्ट के थ्रू और EU GDPR के थ्रू सभी सिटीजन्स को बेसिकली अलाउड है, एम्पावर्ड है। लेकिन उसका रेस्ट्रिक्शन यही है कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल यूरोपियन यूनियन में राइट टू बी फॉरगॉटन एक्सरसाइज करना चाहता है, वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के जुरिस्डिक्शन के अंदर ही कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये शॉर्ट जो हमारा पहला सेक्शन है ऑन राइट टू बी फॉरगॉटन, दिल्ली हाई कोर्ट का रीसेंट जजमेंट और डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसके साथ बाकी कंट्रीज में इसका क्या स्टेटस है, आपको पसंद आया होगा। अब हम मूव करते हैं आज के लेक्चर के सेकंड पार्ट, शॉर्ट लेक्चर ऑन ई श्रम पोर्टल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में ई श्रम पोर्टल और ई श्रम कार्ड बेसिकली लॉन्च किए हैं। और किस वजह से लॉन्च किए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे लोग, हमारा हो सकता है ऐसे इमिग्रेंट्स, हमारा लेबर क्लास जो कि रजिस्टर्ड ना हो, मान लीजिए दिहाड़ी पे काम करता हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करता हो, डेली वेजर हो, ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को बेसिकली उनकी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। और उसी के लिए यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव जी ने हाल ही में ई श्रम पोर्टल को इनॉग्रेट या लॉन्च किया है। दोस्तों, गवर्नमेंट की कोशिश है कि ये जो ई श्रम पोर्टल है, इसके थ्रू जो हमारे 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हो सकते हैं, माइग्रेंट वर्कफोर्स हो सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हो सकते हैं, इन सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाए। और जिसका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उन सभी को एक ई श्रम कार्ड दिया जाएगा। और उस ई श्रम कार्ड पे 12 डिजिट का, 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर उस पे लिखा हुआ होगा। और गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि 38 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है, ऐसी पॉपुलेशन को रजिस्टर करवा के इस बेसिकली ई श्रम कार्ड और उस पे जो 12 डिजिट यूनिक नंबर है, इसके थ्रू जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, इनका धीरे धीरे फायदा देना शुरू किया जाए। और यह पहल शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा कि इतना सारा जो इमिग्रेशन हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, आपके पास क्या कोई डेटाबेस है जिससे आप ट्रैक कर सके कि कितना इमिग्रेशन है, कहां इमिग्रेशन है, कौन कहां काम करता है। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा डेटाबेस हम क्रिएट करने की डायरेक्शन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और उसी डायरेक्शन के कंप्लायंस में ई श्रम पोर्टल को बेसिकली लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन लास्ट में हो जाए कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे इस ई श्रम पोर्टल पे, उसके बाद क्या होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन है इस पोर्टल पे, ये 3 लोगों द्वारा बेसिकली कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट्स, ट्रेड यूनियंस और हमारे CSCs, ये मिलकर बेसिकली रजिस्ट्रेशन के काम को देखेंगे। उसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स बेसिकली पूरे देश में चलाई जाएंगी, ताकि जो भी हमारा श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे उसको इसके बारे में पता हो, रजिस्ट्रेशन के बारे में पता हो, क्या इसके फायदे हो सकते हैं उसके बारे में भी पता हो। साथ ही साथ जब ये पोर्टल बेसिकली लॉन्च की जा चुकी है 26 अगस्त को, उसी दिन से इस पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा एक नेशनल टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया है, जो है 14434। और कोशिश यही है कि अगर किसी को भी क्वेश्चन हो ई श्रम पोर्टल के बारे में, वो इस टोल फ्री नंबर को कॉल करके अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? ऑब्वियसली आधार, आपका बैंक अकाउंट,
उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, मोबाइल नंबर और सोशल कैटेगरी। ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं और 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कफोर्स को रजिस्टर करके उनको सोशल सिक्योरिटी बेसिकली प्रोवाइड हम कर सकें, चाहे वो पेंशन हो, हेल्थ बेनिफिट्स हो, राशन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन सब की दिशा में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आज के दोनों टॉपिक्स, पहला द राइट टू बी फॉरगॉटन और दूसरा ई श्रम पोर्टल, आपको पसंद आए होंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।